friends, we had started with chapter number 4, motion in a plane. We had studied the motion which we are studying in chapter number 3 in vector form, यानी plane यानी 2 dimension में. उसी में कंटिन्यू करते हैं आगे. लेट्स स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या है, तो उसका अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में स्टार्टिंग में जो पढ़ा वो पढ़ा था मोशन सिंगल लाइन में. चैप्टर नंबर 3 में जब स्टडी किया था मोशन वॉज बॉडी अ कार मूविंग तो हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया, अ स्टोन फॉलिंग तो वर्टिकल पाथ हो गया. तो या वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, आइदर ओनली वर्टिकल और ओनली हॉरिजॉन्टल. अब दोनों मिक्स कर रहे हैं. मोशन प्लेन ले रहे हैं ना, तो दोनों मिक्स कर रहे हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन इज टाइप ऑफ मोशन. हियर वी से दैट व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी. अब फॉलिंग फ्रीली इज वन वर्टिकल लाइन ओनली, यानी कि वन वर्टिकल एक्सिस ओनली. सो इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन वर्टिकली, फ्रीली फॉलिंग बॉडी. और उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, यानी वो मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन में, यहाँ पे ले रहे मोशन अंडर ग्रेविटी 2 डायमेंशन में. तो उसके बारे में देखें तो कैसे आएगा ये. सपोज ये ग्राउंड है, हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, नाइदर हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल बट एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. लेट्स से विद इनिशियल वेलोसिटी v0. तो जहां से उसको थ्रो किया यानी इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. horizontal ground surface will be taken as x-axis and vertical direction let's take y-axis. तो v0 बार के दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल v0 cos थीटा 0 बोल देते हैं, एंड दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin थीटा 0. तो v0 बार के दो कंपोनेंट हुए, v0 cos थीटा 0, v0 sin थीटा 0. ओके, थीटा 0 इज द एंगल ऑफ इनिशियल प्रोजेक्शन, इनिशियली प्रोजेक्ट किया हुआ. Now, as the body moves forward, इसके v0 बार के दो पार्ट बने, v0 cos थीटा 0 that is along horizontal direction, and दूसरा बना v0 sin थीटा 0 that is along vertical direction. दो कंपोनेंट बने. अब ग्रेविटी का इफेक्ट तो वर्टिकली होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. ग्रेविटी का इफेक्ट तो वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इस ग्रेविटी का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो 0 रहेगा. अब वेक्टर डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बराबर. तो इसका इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 आएगा. एज ग्रेविटी इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इट हैज नो इफेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी 0, therefore velocity constant, यानी कि we can say that the body is moving with uniform horizontal velocity, यानी uniform horizontal motion कर रहा है. horizontally constant velocity चल रहा है, यानी during the motion ये बॉडी की horizontal velocity remains the same, v0 cos theta 0, वो ऐसे ही रहेगा, बराबर है. अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी माइनस जी, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, बराबर है. तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी विल रिड्यूस. ओके, तो देयरफॉर एंड ये g का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको लेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्टिकल मोशन. तो यह मोशन कैसा है कि हॉरिजॉन्टल इट इज यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड, वर्टिकल इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड चेंजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है. कम होते होते कहीं पे 0 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल तरीका ऐसे कैसे है, यानी इट विल कंटिन्यू टू मूव हॉरिजॉन्टली मूव करता है उतनी स्पीड से, बट वर्टिकली स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग अप टू सर्टेन हाइट एंड बिकम 0 एट दिस हाइट. फिर क्या, इस हाइट के बाद क्या होगा, इस हाइट के बाद भी हॉरिजॉन्टल मोशन तो कंटिन्यू रहेगा, पर अब ग्रेविटी उसे नीचे लाएगी पकड़ के. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट इज, ग्रेविटी विल ब्रिंग इट डाउन, नीचे आते आते यहाँ गिरेगा जहाँ पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी v0 cos थीटा 0, बट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी v0 sin थीटा 0 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, यानी ये सिचुएशन कैसा हो गया, इस with such a motion of the body in which horizontally it is moving with constant speed and vertically with constant acceleration. Speed goes on decreasing as it moves up. At the topmost position, vertical speed is 0. Horizontal speed as it is v0 cos 0 check तक maintained है देखो. Okay, so such a motion is called projectile motion. अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे,
When a body is projected at some angle with the horizontal, when a body is projected at some angle with the horizontal, it performs uniform horizontal motion and uniformly accelerated motion, vertical motion in under the influence of gravitation. बराबर है. वर्डिंग फिर से एक बार. When a body is projected at some angle with the horizontal, when a body is projected at some angle with the horizontal, under the influence of gravitation, it performs uniform horizontal motion and uniformly accelerated vertical motion. Such a motion is called projectile motion. तुम बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेट काय को पढ़ाते हो सर, क्या मतलब है इसका? अरे सिंपल सी बात है. फुटबॉल को किक माराओ तो डू यू किक इट हॉरिजॉन्टली, डू यू किक इट वर्टिकली? नहीं, यू किक इट एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल. यूं करके यूं किक मारते हैं तो किसी एंगल पे जा रहे हैं ना. क्रिकेट में शॉट मारते हैं तो भी किसी एंगल पे जाता है. इट वाज द सेम थिंग. बराबर. तो ये वही की एप्लीकेशन है. पिकनिक पे निकले हो स्कूल से, और पिकनिक तो नॉर्मली स्कूल की पिकनिक कहाँ जाती है? रिवर साइड पे ही होती है. रिवर साइड या कोई लेक के पास में. पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे, बस से उतरना चालू किया. बस से उतरते नीचे उतरते सामने देखते हाट मस्त नदी है यार, और लड़कों का तो खास फेवरेट स्पोर्ट उस टाइम पे. उतरते पहला काम क्या करने का? सोचो क्या करेंगे? पत्थर उठाया, पानी में फेंकने का. दूर में दूर किसका जाता है वो देखते हैं. वही बहुत फेवरेट है. सब लड़के तो आके यही करेंगे. पहले नीचे उतरते पत्थर उठाया, पानी में दूर फेंक, किसका जाता है फेंकता है. तो कैसे आएगा? दूर में दूर फेंकना एट सम एंगल. अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन का केस. तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ड्यूरिंग द मोशन अलग अलग मोमेंट पे क्या सिचुएशन होगी, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम दूर कितना जाके गिर सकते हैं. ये हमको यहाँ पे स्टडी करना डिटेल में इसके मोशन को. वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग पढ़ा, अब कंबाइन नहीं है. इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट भी है, वर्टिकल पार्ट भी है. तो एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल. इसमें डिफरेंस खाली इतना ही है, हॉरिजॉन्टल मोशन का थीटा वाज 0 चैप्टर नंबर 3 में. कार मूविंग ऑन अ रोड, स्टोन थ्रोन अपवर्ड एंड कमिंग डाउन, वर्टिकल मोशन थीटा 0 90 डिग्री. ये 0 से 90 के बीच के कोई भी एंगल के लिए क्या सिचुएशन होगी हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का कांसेप्ट. चलो शुरू करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग मोमेंट पे कैसे हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं. बराबर है. चलो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. चलो शुरू करते हैं यहाँ पे. एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली. यहां से प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी v0. अच्छा, इनिशियली पोजीशन क्या है? r0 बार बोल देते हैं. एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने 0 0, यानी कि इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0. बराबर है. फिर इनिशियल वेलोसिटी v0 बार. v0 बार क्या आएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी v0x v0y कोऑर्डिनेट्स होगा इसमें. बराबर है. वेयर v0x इज रिटन एज v0 cos थीटा 0. बराबर. x कोऑर्डिनेट विल बी cos थीटा 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी v0 sin थीटा 0. तीसरा आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की बात करें तो a, वो तो ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है. कौन सा एक्सेलरेशन? g टुवर्ड्स द डाउन डायरेक्शन. आप इसको बताना हो तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? 0 नेगेटिव g. होप इट विल बी क्लियर. अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना? 0 पे. तो एक्सेलरेशन तो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 होगा उसका. एंड अलोंग y एक्सिस g इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव y की तरफ है. ये हो गए कंपोनेंट्स के. ये बात हो गई एट टाइम t equal to 0. Then we come to at time t. पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं. वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेते हैं. वेलोसिटी v बार क्या लिखेंगे? vx vy. नाउ vx कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो vox प्लस ax इंटू टी. फॉर्मूला x कंपोनेंट का. वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना x कंपोनेंट. तो क्या आएगा यहाँ पे? vx. तो देयरफॉर vx विल बी v0 cos थीटा 0 प्लस ax तो 0 है, खत्म. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू टाइम, प्रेजेंट ही नहीं है. किसी भी मोमेंट पे देखो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v0 cos थीटा 0 फिक्स. व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट vy? तो v0y प्लस ay इंटू टी. वैल्यू पुट अप करें तो v0 sin थीटा 0, ये v0 है.
प्लस ए वाई इस माइनस जी। अच्छा ए वाई को ए जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स ए वाई लिख सकते हैं इसको, ए वाई इज माइनस जी। तो देखो वी वाई डिपेंड्स ऑन टाइम नेगेटिवली, यानी एज टाइम पासेस वी वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे ऊपर जाएंगे वी वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, टॉप मोस्ट साइड पे वी वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो हो गया वेलोसिटी के फॉर्मूला, वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ये वी एक्स वी वाई आ गया। अब अगर v की वैल्यू चाहिए तो मॉड ऑफ v बार विल बी इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एट एनी मोमेंट अगर चाहिए कि कहाँ पे है वेलोसिटी कितनी है, तो ये फॉर्मूले से मिल जाएगा हमको। स्पीड का एंगल कितना भी देख सकते हैं, तो उसके लिए भी ले सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। ये वेक्टर्स का ही यूज है और कुछ नहीं, वेक्टर्स का एप्लीकेशन। ये हो गया रिगार्डिंग वेलोसिटी। अब चलते हैं पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट वी कम टू पोजीशन। पोजीशन क्या लिखेंगे, तो आर बार इक्वल टू एक्स वाई एट एनी टाइम टी। पोजीशन क्या होगा, ये टाइम टी की बात चल रही है, एट एनी टाइम टी का क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू पहले एक्स इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है। एक्स जीरो कितना है, जीरो है, फॉरगेट दैट। वी जीरो एक्स कितना है, वी जीरो कॉस थीटा जीरो इनटू टाइम टी, बराबर है, प्लस हाफ ए एक्स तो जीरो है, गया वो टर्म। यानी किसी एक मोमेंट पे अगर पोजीशन चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे मिलेगा। अगर आपको बोला कि 2 सेकंड के बाद फुटबॉल को किक मारा, तो 2 सेकंड के बाद उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ टी इक्वल टू 2 सेकंड रखो, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, नहीं बोले इतनी दूर होगा, यहाँ से इतनी दूर होगा। ओके, फिर वाई कंपोनेंट, चलो वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया वाई कंपोनेंट का। तो वाई जीरो कितना है यहाँ पे इस केस में, जीरो, वी जीरो वाई वी जीरो साइन थीटा जीरो, ये तो जीरो का पहला टर्म, दूसरा टर्म वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इज नेगेटिव जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया वाई का, ये फॉर्मूला हो गया वाई कोऑर्डिनेट का। तो 2 सेकंड के बाद फुटबॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढा, वैसे ही फुटबॉल की हाइट कितनी होगी 2 सेकंड बाद, तो ये इसमें 2 सेकंड रख के कैलकुलेट कर लो, तो वाई का वैल्यू आएगा कितनी हाइट पे होगा। तो इफ यू नो बोथ एक्स एंड वाई, बोला 2 सेकंड के बाद पोजीशन ढूंढो, तो एक्स एंड वाई ढूंढ लो, तो पोजीशन क्या आएगा, एक्स सपोज यहाँ पे आया, वाई सपोज यहाँ पे आया, तो ये रहा पोजीशन ऑफ द फुटबॉल एट एनी टाइम एट 2 सेकंड्स। एट 5 सेकंड पूछा है, तो सपोज यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इधर आया, तो ये रहा 5 सेकंड के बाद। सर ऊपर जाके वापस, हाँ पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यूजिंग दिस टू फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन गेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, तो वी कैन गेट द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी यूजिंग दिस फॉर्मूला। एट एनी टाइम प्रोजेक्टाइल कहाँ पे होगा, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ये क्लियर। अच्छा, ये तो हुआ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टाइम टी के 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड बाद ऐसा पूछा, तो यू कैन गो बाय दिस फॉर्मूला। पर अगर ऐसा बोला कि मैंने फुटबॉल को किक मारा, तो यहां से 5 मीटर दूर कितनी हाइट पे होगा, यहां से 5 मीटर दूर कितनी हाइट पे होगा, वो चाहिए हमें। 5 मीटर व्हाट इज हाइट, 10 मीटर व्हाट इज हाइट, ऐसा चाहिए। यानी कि एक्स के टर्म्स में वाई का फॉर्मूला चाहिए, एक्स के टर्म्स में वाई का फॉर्मूला। तो कोई बात नहीं, कॉमन वेरिएबल टी को हटा दो यहां से। कैसे, t is equal to x upon v0 cos theta 0। तो we obtain the formula for y in terms of x, तो उसके लिए यहाँ पे रख दिया, therefore y is equal to v0 sin theta 0 into time t x upon v0 cos theta 0 minus half g into t square x upon v0 cos theta 0 cos। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखो तो दिस विल बी इक्वल टू v0 v0 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस स्टैन, तो टेंजेंट ऑफ थीटा 0 इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया y का इन टर्म्स ऑफ x,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। यानी बोला कि 5 मीटर दूर फुटबॉल की हाइट क्या होगी, तो x को 5 रखो और हाइट ढूंढ लो, x को 5 मीटर रखो और हाइट ढूंढ लो, तो ये रहो, बोले इतनी हाइट है, ये y कोऑर्डिनेट होगा, इतनी दूर इतनी हाइट पे होगा। 10 मीटर बोला तो 10 मीटर पे देखा तो इधर आया, y कैलकुलेट कर लिया हमने, 10 मीटर अब कैलकुलेट कर लिया तो y आ जाएगा, हाइट एट दिस पोजीशन। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको बताता है अलग अलग पोजीशन, अलग अलग डिस्टेंस पे कितनी हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की। ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन। सेकेंडली, ये एक्स वाई साथ में मतलब ग्राफ बन सकता है इससे, तो अगर देखें तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, y वर्सेस इसके ग्राफ का नेचर, y का रिलेशन x है, y का रिलेशन x स्क्वायर के साथ। व्हेन पावर सिंगल पावर एंड स्क्वायर होए तो ग्राफ कैसा आता है, व्हेन देयर इज अ केस ऑफ दिस इज सिमिलर टू y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो रिलेशन y का x स्क्वायर के साथ है, इसलिए प्रोजेक्ट दिस विल बी अ पैराबोला। याद होगा हमने आगे चैप्टर में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ x एंड y। तो यहाँ y का रिलेशन सिंगल पावर, यहाँ स्क्वायर, तो ये पैराबोला ग्राफ, पैराबोला, एंड वो भी नेगेटिव साइन के साथ है, तो उल्टा पैराबोला है। सीधा पैराबोला यूं आता है, ये उल्टा पैराबोला आएगा, देखो ग्राफ उल्टा पैराबोला है। आप बोलोगे एक्सिस पे क्यों नहीं, यहाँ तो एक्सिस बताया हुआ है, तो प्लस एक्स है ना, तो थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ है, एक जितना आगे शिफ्ट हुआ है, यानी ग्राफ विल बी इन्वर्टेड पैराबोला। इसके बेस पर से बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या बोलता है, सिमिलर टू दिस इक्वेशन व्हिच इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, सो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, सो वी कैन से दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ पैराबोला, इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा पैराबोला पे होता है, यानी किसी भी एंगल पर, अगर किसी एंगल पे थ्रो किया हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा पैराबोलिक पाथ करेगा, पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। ओके, तो यहाँ उसका प्रूफ भी आ गया। नो डाउट इट्स एन इन्वर्टेड पैराबोला, एक्सिस से थोड़ा आगे है क्योंकि प्लस एक्स भी है ना, तो एक्स जितना आगे भी शिफ्ट हो गया। ओके, सो दैट्स शोज द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियली क्या सिचुएशन, फाइनली क्या सिचुएशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन, क्या बोलोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं है, तो उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है टाइम की, किसी भी टाइम पे लो एक्सेलरेशन तो जी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? अब हमें इसका सेकंड सेशन ले रहे हैं, इसमें सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, बॉडी को यहाँ से थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा, एक बार, दूसरी बार ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसे टी फॉर मैक्सिमम हाइट, तीसरी बार यहां से उठा वापस जमीन पे पहुंचा कितना टाइम लगेगा, उसको लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, चौथी बार यहां से थ्रो किया अपवर्ड तो जमीन पे वापस कहां पे आएगा, दैट्स कॉल्ड रेंज। ये चार चीजें ढूंढनी है, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज आर, ये चार चीजें हमें ढूंढनी है अगले सेशन में। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने स्टडी किया था स्टार्टिंग क्या वेलोसिटी होगी अलग अलग टाइम पे एंड क्या पोजीशन होगा अलग अलग टाइम पे, एंड अब देखना अब हमें क्या देखना है, पहली बात हाउ मच टाइम डज अ प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं हो गया, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, लेट्स कॉल इट एज टीएम। तो मैक्सिमम हाइट पे जाना है वर्टिकल मोशन करना है, मैक्सिमम हाइट पे जाना है वर्टिकल मोशन करना है। वर्टिकल मोशन के दो फॉर्मूले, एक वी वाई और वाई, दो फॉर्मूले वर्टिकल मोशन के। वी नीड टाइम टी, तो विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर इट। नाउ फॉर्मूला वी वाई इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। नाउ एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे हमको पता है कि वी वाई जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम हाइट पे, फॉर दैट टी को हम लोग टी एम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें तो जीरो इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी एम, तो देयरफॉर टी एम विल कम आउट टू बी वी जीरो साइन थीटा जीरो अपॉन जी। ये मैक्सिमम हाइट का पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आ गया, बराबर है। साथ साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट को भी देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज होगी, तो कितने टाइम हवा में रहा, यहाँ से थ्रो किया मैक्सिमम हाइट पे गया फिर वापस नीचे आया, दिस एंटायर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब ग्रेविटी में वी नो वेरी वेल, जितना टाइम ऊपर जाने में रहता है उतने टाइम में नीचे आता है, तो जितने टाइम में ऊपर जाता है उतने टाइम में नीचे आता है, तो टी एफ विल बी टी एम प्लस टी एम, सो टी एफ विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी एम।
जितने टाइम में ऊपर जाता है टी एम टाइम, उतने टाइम में नीचे आता है टी एम, तो 2 TM हो गया। एंड 2 TM इज विल बी 2v0 sin थीटा 0 अपॉन जी। ये फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे इसको। ओके, फिर नेक्स्ट हमें लेना है मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचे, एच की वैल्यू। तो नेक्स्ट विल बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा हो, कैपिटल एच का फॉर्मूला ना। मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन वर्टिकल मोशन, ऊपर जाना है इसलिए। तो फॉर वर्टिकल मोशन भी था रिलेशन एक ये था और दूसरा ये था, ये हमने यूज कर लिया, ये यूज करते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन y इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0 into टाइम t minus half gt square. Now here for maximum height maximum height के लिए y को क्या लिखेंगे, कैपिटल H, कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल तो h, और टाइम को लेंगे, टाइम t विल बी टेकन एज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो, एंड दैट इज v0 sin थीटा 0, ये हमने अभी लिया। Putting these values here, so what we get is therefore h will be equal to v0 sin theta 0 into t, v0 sin theta 0 upon g minus half g into v0 sin theta 0 upon g का स्क्वायर। ये हो गया v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 अपॉन जी, ये स्क्वायर हो गया ना, माइनस, अब यहाँ पे जी है, नीचे जी स्क्वायर आएगा, उड़ जाएगा, तो नीचे 2g हो गया, और ऊपर v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0, 1 माइनस हाफ तो विल बी हाफ, तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला। ओके, तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करता है, ये हो गया, कितना टाइम लगता है एंड कितना टाइम हवा में रहता है, 1 2 और 3 फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला बाकी रहा, दैट इज रेंज। चलो नेक्स्ट वी गॉन फॉर रेंज। रेंज यानी क्या है, पहले उसका डेफिनेशन लेते हैं। रेंज मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल व्हाइल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो हवा में चला एंड वापस ग्राउंड पे कहाँ टच किया, यहाँ पे, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे वापस से टच करने से पहले कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट्स कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पे ये पूरी रेंज हो गई। ओके, यानी है क्या, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास ये रहा, x इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इनटू t, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन द फॉर्मूला वी हैव x इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इनटू टाइम t। नाउ हियर x को आ लेते हैं रेंज, टाइम क्या लेंगे, तो यहां से यहां आने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। यहां से आने में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो टाइम t इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट्स इक्वल टू 2v0 sin थीटा 0 अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर r इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इनटू 2v0 sin थीटा 0 अपॉन g। ये हो गया v0 स्क्वायर 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0 अपॉन g। दिस इज इक्वल टू v0 स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा 0 अपॉन g। ये रेंज का फॉर्मूला है। खास याद रखें यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। जो लोग बी ग्रुप वाले हैं कृपया इसे नोट कर लें, sin 2 थीटा डबल एंगल का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इज नोन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के में एंड थियरी में भी यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला ऐड कर देना ट्रिगो में, बराबर है, अपनी नोटबुक मैथ्स रेफरेंस नोटबुक में। इवन ए ग्रुप वाले भी करें ताकि ढूंढने में इजी पड़ेगा, जल्दी मिलेगा। ओके, ये फॉर्मूला गया रेंज का। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 अपन g। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो अपने मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम कंडीशन नहीं, पहले मैक्सिमम ले लेते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज
अब यहाँ पे v0 तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इज 1, वी नो साइन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 1, तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? तो r max will be equal to v0 square upon g। साइन या कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो मैक्सिमम रेंज विल बी v0 स्क्वायर बाय g। तो मैक्सिमम रेंज यानी कितने दूर में दूर आप फेंक सकते हो डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है। एंड कंडीशन क्या मैक्सिमम रेंज के लिए? तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चाहिए? sin 2 थीटा 0 विल बी 1, सो देयरफॉर 2 थीटा 0 इक्वल टू साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री एंगल पे, तो थीटा 0 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। यानी अगर आप बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करो तो मैक्सिमम रेंज देगा। तो टू गेट मैक्सिमम रेंज यू हैव टू थ्रो द बॉडी एट एन एंगल 45 डिग्री। अगर जिन्होंने पी लिया था, पीटी लिया था 10th में, तो उनको पता होगा कि थियरी में आता था जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, या फिर तीसरा क्या था, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो। तीनों के केस में बोला तो आप हमेशा हाथ घुमाएं तो 45 डिग्री एंगल पे घुमाएं। अब सर वो तो प्रोटेक्टर लेके थोड़ी 45 डिग्री, अरे अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री टू गेट द मैक्सिमम रेंज। इसलिए आप पिकनिक पे जाओ और आपको दूर में दूर पत्थर को फेंकना हो तो अब आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ, आपको पता है कि 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो गिव द मैक्सिमम रेंज। क्रिकेटर को अगर लॉन्ग शॉट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे बाउंड्री लेनी हो, 6 मारना हो, तो बैट को 45 डिग्री एंगल पे ही घुमाना पड़े। लोअर एंगल पे डालेंगे तो नहीं जाएगा, 45 डिग्री पे डालोगे तो गेट द मैक्सिमम रेंज एंड 6 आने की संभावना बढ़ जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 विल बी मोर बेटर इफ यू हिट इट एट अ 45 डिग्री एंगल। फुटबॉल में लॉन्गेस्ट पास देना हो तो 45 डिग्री एंगल पे किक मारते ताकि दूर में दूर जाए, और कई बार तो स्टेडियम के बाहर भी निकल जाए, बराबर है। तो ये है केस। यानी कि हुआ क्या मतलब कि अगर बॉडी को आप 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो गेट द मैक्सिमम रेंज, उस केस में रेंज मैक्सिमम रहेगी। अगर 45 से कम एंगल पे डाला तो भी नजदीक में गिरेगा, 45 से ज्यादा एंगल पे डाला तो भी नजदीक में गिरेगा। कई बार हमने क्रिकेट में देखा हुआ है कि बैट्समैन ने जोरदार बॉल को हिट कर दिया है, शायद ये 6 जाएगा, मगर बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बॉल उछल गया एंड उधर फील्डर के हाथ में पकड़ लिया। बाहरी किनारा लेकर उछल गया, तो अगर एंगल ज्यादा हो तो भी नजदीक में, कम हो तो भी नजदीक में। 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम हाइट है। गैलीलियो ने तो इतनी हद तक बताया है कि आप जब प्रोजेक्ट करते हैं बॉल प्रोजेक्टाइल को, तो 45 से जितना कम एंगल लिया थीटा, उतना 45 से ज्यादा एंगल लो, जितना 45 से प्लस किया उतना 45 से माइनस, 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, दोनों के केस में यू गेट द सेम रेंज। जितना माइनस करते उतना प्लस करो तो यू गेट द सेम रेंज। क्या बात है। हाँ चलो, 45 से 5 कम 40 डिग्री, 5 ज्यादा 50 डिग्री, +5 -5 किया, यू गेट द सेम रेंज इन बोथ द केस। 40 डिग्री एंगल पे 50 डिग्री एंगल पे यू गेट द सेम रेंज। 45 से 10 कम करो 35 डिग्री एंड 10 ज्यादा करो 55 डिग्री, यू विल गेट द सेम रेंज। यानी 35 एंड 55 एंगल की जोड़ी ऐसी है जिसमें आपको सेम रेंज मिलेगा। 45 से 15 कम करो 30 डिग्री, 15 ज्यादा करो 60 डिग्री, दोनों पे यू विल गेट द सेम रेंज। गैलीलियो ने ऐसा कहा 45 प्लस और माइनस थीटा यू गेट द सेम रेंज। तो सेम रेंज के लिए दो एंगल है, 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा। अब look to the pair. Do you find something peculiar about this pair? Something typical about the pair of angles getting the same range? ध्यान से देखो तो लगेगा, पता लग जाएगा कि टोटल 90 डिग्री हो रहा है। So these are complementary angles. तो complementary angles का pair will give the same range. Complementary angles का pair same range देगा। यानी अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो, थीटा एंगल पे या 90 डिग्री माइनस थीटा पे, you get the same range. तो सेम रेंज ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन क्या है? थीटा और 90 माइनस थीटा। ये गैलीलियो ने कहा वैसे 45 प्लस और माइनस थीटा यू गेट द सेम रेंज। ओके, ये सारे पॉइंट्स कैसे पीछे जो हमने किए वो सारे ये एमसीक्यू में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन आप करना है इसका, हमारे नॉलेज का एप्लीकेशन करना है, वहाँ पे ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन एंड द एंड ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप बोलोगे सर रिलेटिव मोशन करके एक टॉपिक दिया है, वो सेम है जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, खाली वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बाकी सब बातें बेसिकली तो वही है जो हमने चैप्टर नंबर 3 में रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा था। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर नंबर 4 थियरी पोर्शन।